Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all in our new lecture from Thermodynamics, and in today's lecture we are going to discuss one of the important concepts from thermodynamics, that is entropy change in phase transformation. बेटा जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कितनी एंट्रोपी चेंज होती है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं व्हाट फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली मींस। तो देख लीजिए बेटा, आई विल टेक ए रिएक्शन जिसमें मैंने सॉलिड सबस्टेंस लिया है और इस सॉलिड सबस्टेंस को हम हीट दे देंगे। हीट देने की वजह से ये सॉलिड जो है मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म ए लिक्विड सबस्टेंस। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा या अगर लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म या गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या सॉलिड जो है डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, all these changes which are taking place they are called as phase transformation. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, और सॉलिड वेव डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और ये भी एक और फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इन फेज ट्रांसफॉर्मेशंस को हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम नाम देते हैं फ्यूजन is that phase transformation in which solid changes into liquid. दूसरा phase transformation है solid changes into vapor form. This is also phase transformation which is called as vaporization. So vaporization is one of the type of phase transformation जिसमें liquid convert होता है into vapor, और एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है इनटू वेपर फॉर्म डायरेक्टली। दिस फेज ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। यहां अगर ऐसे समझ नहीं आया, सिंपल सी बात है, अगर सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। जब आप लिक्विड को कन्वर्ट करोगे वेपर में द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जब आप सॉलिड में को कन्वर्ट करोगे वेपर में द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड दिस फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन, ऑल दीज प्रोसेसेस दे आर सिंपली कॉल्ड एज फेज ट्रांसफॉर्मेशन। So phase transformation is the conversion of one state of matter into its another state. That is called phase transformation. तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन तो क्लियर हो गया, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगी उस टाइम कितना एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ेगा या कितना एंट्रोपी सिस्टम का कम हो जाएगा, वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन सॉलिड टू लिक्विड there will be change in entropy, rather there will be increase in entropy. वो increase in entropy कितना होगा during the process of fusion, वही हमें डिटरमाइन करना है आज के लेक्चर में। या जब लिक्विड कन्वर्ट होगा इनटू वेपर तो वेपर की एंट्रोपी ज्यादा होगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। लिक्विड से वेपर बनने में कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, वो भी हमें आज के लेक्चर में डिटरमाइन करना है। या अगर सॉलिड कन्वर्ट करना होगा इनटू वेपर, सब्लिमेशन कैरी आउट करना होगा, उस सब्लिमेशन कैरी आउट करने के टाइम पे कितना वेपर की एंट्रोपी बढ़ेगी, कितना सबस्टेंस की एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन आज के लेक्चर में हम डिटरमाइन करेंगे। या मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल I will take a substance alpha tin. अल्फा टिन एक सबस्टेंस है, टिन का एक फॉर्म, ये सॉलिड होता है, सॉलिड अल्फा टिन is a metal and it is solid, and by heating this tin
इसको मैं हीट करूंगा, हीट करने की वजह से क्या होता है, दिस अल्फा 10 इट इज कन्वर्टेड इनटू बीटा फॉर्म ऑफ 10, बीटा फॉर्म ऑफ 10, एंड दिस बीटा फॉर्म ऑफ 10 इज आल्सो सॉलिड, ये भी सॉलिड ही है। अब देखो अल्फा 10 सॉलिड है, इसको हमने हीट कर दिया, इसने दूसरा सॉलिड बना दिया। क्या यहां पे फिजिकल स्टेट चेंज हुई? ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। क्या यहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? नहीं हुआ। फेज ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो, या जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड फेज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन स्टेट, दैट इज कॉल्ड फेज ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहां पे ये भी सॉलिड है, अल्फा 10 भी सॉलिड है, ये बीटा 10 में कन्वर्ट हुआ, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड फेज में, ये भी सॉलिड। क्या यहां पे फेज चेंज हुआ? नहीं हुआ। बट यहां पे टिन की एक फॉर्म टिन के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई, दिस इज कॉल्ड एज फेज ट्रांजिशन। ये चीज याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन मीन्स दैट प्रोसेस in which the phase remains same, solid solid, but the solid phase from one state changes to another state. ये भी solid है, ये भी solid है, लेकिन solid का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, that is why it is called as phase transition. अब जब ये phase transition हुआ, अल्फा 10 बीटा 10 में कन्वर्ट हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज ट्रांजिशन कितना एंट्रोपी बढ़ी होगी या कितनी एंट्रोपी कम हुई होगी, वही हमें डिटरमाइन करनी है, विच इज कॉल्ड एज चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन फेज ट्रांजिशन या एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा समझिएगा अच्छे से कि हमें आज डिटरमाइन करना है कि जब भी हम कोई प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, या तो वहां पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, या सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, या वहां पे फेज ट्रांजिशन होगा, एक सॉलिड स्टेट, एक सॉलिड फॉर्म दूसरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। या एक लिक्विड फॉर्म दूसरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड फेज ट्रांजिशन। या एक वेपर फॉर्म दूसरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज फेज ट्रांजिशन। चाहे फेज ट्रांजिशन हो या चाहे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, ड्यूरिंग दोज प्रोसेसेस एंट्रोपी चेंज कितना आएगा वो हम आज के इस लेक्चर में डिटरमाइन करेंगे। सो मैं कुछ एक चीज करता हूं, यहां पे मैं फ्यूजन वाली प्रोसेस अलग लेता हूं, जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसकी एंट्रोपी चेंज अलग डिटरमाइन करेंगे। फिर मैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करूंगा, उसकी एंट्रोपी चेंज अलग डिटरमाइन करेंगे। फिर हम सॉलिड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसकी एंट्रोपी चेंज अलग डिटरमाइन करेंगे। ऐसे ही करके हम वन बाय वन सारी फेज ट्रांसफॉर्मेशंस का या फेज ट्रांजिशंस का एंट्रोपी चेंज डिटरमाइन करेंगे। सो सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन या एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन, अब ये होता क्या है? फ्यूजन क्या होता है बेटा? फ्यूजन इज दैट प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। अब इस फ्यूजन के दौरान कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी या कितनी कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। समझ आ रही है? फ्यूजन की वजह से, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करने की वजह से कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। समझ आ रही है? तो देखो या एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन भी आप कह सकते हो इसको। और अब डेल्टा एस के बदले आप यहां पे लिखोगे खाली एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी टेकिंग प्लेस or the change in entropy taking place when solid is converted into liquid। या मैं ऐसे समझाता हूं, देख लीजिए बेटा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूं। मैंने एक सिस्टम लिया है, इस सिस्टम में मैंने आइस लिया है, आइस, मैंने इसमें आइस लिया है। आइस क्या जो है एक सॉलिड है, सॉलिड सबस्टेंस, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, और इसको मैं बंद रखता हूं, इस सिस्टम को। समझ लीजिए, मैंने सिस्टम में आइस लिया है,
at 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इस सिस्टम में क्या लिया है, आइस लिया है। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे ये जो सिस्टम है बेटा समझिएगा, मैंने सिस्टम में क्या लिया है, आइस लिया है। कितना आइस लिया है, 1 मोल। मैंने 1 मोल आइस लिया हुआ है। मैंने इस सिस्टम में 1 मोल आइस लिया हुआ है, ठीक है, 1 मोल आइस लिया है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 1 मोल आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे सराउंडिंग्स में से कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सराउंडिंग्स। फिर से समझिएगा, आई हैव टेकन 1 मोल आइस in the system at 0 डिग्री सेल्सियस, and at this 0 डिग्री सेल्सियस temperature this ice is absorbing heat from surroundings, and after absorbing heat from surroundings this ice starts melting, ये melt हो जाता है and it is converted into liquid, ये liquid में convert हो गया, 1 mole of liquid में convert हो गया। लेकिन ये कब कन्वर्ट हुआ, जब आइस ने सराउंडिंग में से कुछ हीट एब्जॉर्ब कर दी। उस हीट का नाम रखेंगे हम हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट है जो आइस ने, 1 मोल आइस ने एब्जॉर्ब कर दी फ्रॉम सराउंडिंग्स, और उसकी वजह से 1 मोल आइस 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उस टाइम आइस ने सराउंडिंग में से कितनी हीट एब्जॉर्ब कर दी, उसका नाम हम रखेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच फ्यूजन से, डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन इज द हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज दैट हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ आइस at a particular temperature to form 1 mole of liquid। समझ आ रही है बात? Heat of fusion क्या है? That amount of heat which is absorbed by 1 mole of ice to form 1 mole of liquid at a particular temperature। बात खत्म हो गई। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन समझो क्या होता है। यहां पे पहले क्या था, आइस था। आइस क्या है, सॉलिड है। लेकिन जब उसने हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब कर दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस, लिक्विड में। अब जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा, क्या रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। उसी रैंडमनेस का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। क्या एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? सर वो बढ़ेगी। और जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो हम कहेंगे यहां पे एंट्रोपी चेंज आ गया। उसी एंट्रोपी चेंज के बदले लिखेंगे हम डेल्टा एस। So delta S, it is the increase in entropy taking place when 1 mole of ice is getting converted into 1 mole of liquid at a particular temperature. So entropy of fusion, ये चीज याद रखिएगा, delta S fusion, delta S fusion, it is entropy of fusion. It represents the increase in entropy taking place when 1 mole of a solid at a particular temperature changes into 1 mole of liquid. At that time, how much change in entropy is taking place? That is called as entropy of fusion, delta S fusion or entropy of fusion. जब 1 mole solid एक particular temperature पे 1 mole liquid में convert हो जाएगा by absorbing certain amount of heat from surroundings, उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ जाएगी फ्यूजन प्रोसेस के दौरान? दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एस फ्यूजन और एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी। सो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन रिप्रेजेंट्स द एंट्रोपी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज इट इज मेल्टिंग पॉइंट, चेंजेस इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड। तो याद रखिएगा बेटा, mathematically this entropy of fusion, that is delta S fusion, entropy of fusion, that is equal to एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, मतलब जब फ्यूजन प्रोसेस हो जाए उस टाइम सॉलिड से लिक्विड बनेगा, उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी? दैट एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट।
डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा जब भी आपको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन डिटरमाइन करना हो। जब एक मोल सॉलिड एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा at its melting point, उस टाइम एंट्रोपी ऑफ एंट्रोपी सिस्टम की कितनी बढ़ेगी, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, आइस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर दी डिवाइडेड बाय इट्स मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। तो दिस इज फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जिससे आप डिटरमाइन करोगे एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी और ड्यूरिंग फ्यूजन। जब एक मोल सॉलिड एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, वो चीज डिटरमाइन करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक चीज बेटा समझना, पहले मैं आपको एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के रिलेटेड मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दी। अब मैं सिमिलरली एक और फॉर्मूला लेता हूं फॉर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, फिर हम लेंगे और एक फॉर्मूला एंट्रोपी फॉर सब्लिमेशन के लिए, और फॉर्मूलाज के बाद हम फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इसी कांसेप्ट के रिलेटेड। सो दिस वाज द फर्स्ट टर्म, entropy of fusion. Entropy of fusion represents change in entropy taking place when one mole of solid changes into one mole of liquid at its melting point by absorbing some amount of heat from the surroundings, that is called enthalpy of fusion. अब देख लीजिए, मैं दूसरी टर्म आपको समझाता हूं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन होता है चेंज इन एंट्रोपी टेकिंग प्लेस व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वन मोल ऑफ वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड का वन मोल कन्वर्ट हो जाए इनटू वन मोल ऑफ वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। याद रखना, व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस टू वन मोल ऑफ वेपर, एट दैट टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। सो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जो है उसके बदले में लिखूंगा डेल्टा एस वी ए पी, दिस कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एस वेपराइजेशन, दिस इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी जब वन मोल लिक्विड वन मोल वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एट इट इज बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सिस्टम ने कितनी हीट एब्सॉर्ब कर दी एट द टाइम ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सिस्टम ने कितनी हीट एब्सॉर्ब कर दी फ्रॉम सराउंडिंग्स सो एज टू अंडरगो वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये आ गई दूसरी फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर बी फॉर डिटरमाइनिंग एंट्रोपी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। अगर आप एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन लेते वहां पे आप लेते हो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के समय आपको एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन डिटरमाइन करने के समय आपको चाहिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट एट विच वेपराइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये आ गई दूसरी फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब और एक फॉर्मूला लेते हैं, और एक फॉर्मूला नंबर थर्ड, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, सर अब ये एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी कितनी बढ़ेगी जब वन मोल सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वन मोल गैस या वन मोल वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। या सिंपल भाषा में समझो, जब हम एक मोल सॉलिड को डायरेक्टली गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टाइम सिस्टम कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा वन मोल सॉलिड को वन मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, वही एंट्रोपी कहलाती है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। समझो, मैंने यहां पे लिया है सॉलिड वन मोल सॉलिड जब कन्वर्ट होगा इनटू वन मोल ऑफ गैस at a particular temperature, जब वन मोल सॉलिड
कन्वर्ट होगा इनटू 1 मोल गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, बिकॉज द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस के दौरान एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कितनी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। और इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एस सब, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, चेंज इन एंट्रोपी, increase in entropy taking place when 1 mole of solid is converted into 1 mole of gas at a particular temperature, that is equal to delta H sublimation, heat absorbed by the system, heat absorbed by the system during the process of sublimation, that is called enthalpy of sublimation, divided by the temperature at which sublimation takes place, divided by the temperature at which sublimation takes place। याद रखना, जब भी आपको एंथैल्पी, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन डिटरमाइन करना हो, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन के दौरान कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर आपको वो मालूम करना हो, आप देखो सब सिस्टम ने सब्लिमेशन के टाइम पे कितनी हीट एब्जॉर्ब कर दी एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये आ जाएगी फॉर्मूला नंबर सी, फॉर डिटरमाइनिंग द entropy change during the process of sublimation। I will take the fourth formula, I write down the entropy of transition, सर ये एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, जब एक सबस्टेंस की ट्रांजिशन हो जाएगी, जैसे अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, उस ट्रांजिशन के दौरान कितनी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। या अगर ग्रेफाइट सॉलिड है, अगर वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज आल्सो सॉलिड, सो ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना, दैट इज अ ट्रांजिशन, तो उस टाइम पे कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। या अगर व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हुआ, वो भी सॉलिड है, उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। समझ आ रही है? सो दिस एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन is the change in entropy taking place when 1 mole of substance changes to another form of the substance at a particular temperature। एक सबस्टेंस अल्फा टिन का एक मोल जब एक मोल बीटा टिन में कन्वर्ट हो जाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टाइम कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी या कितनी एंट्रोपी कम होगी, उसी का नाम रखते हैं एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। दैट इज इक्वल एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के समय कितनी हीट एब्जॉर्ब हो गई, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, divided by the temperature at which transition takes place। Let this be your formula number D। समझो, आसान सी बात है, जब ट्रांजिशन होता है ना, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट कन्वर्ट हो गया इनटू डायमंड, ठीक है, तो जब ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सिस्टम उस टाइम कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, या अगर अल्फा टिन बीटा टिन में कन्वर्ट हो गया, सिस्टम उस टाइम कुछ हीट करेगा, जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना अल्फा टिन बीटा टिन में ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, उतनी ज्यादा ट्रांजिशन हो जाएगी। तभी हम कहते हैं एंट्रोपी कितनी बढ़ेगी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ये डिपेंड करता है डेल्टा एच पे, हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई है एट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप ट्रांजिशन कैरी आउट कर रहे हो। सो मैंने आपको 4 फार्मूला बता दी, जिन फार्मूलाज को यूज करके आप एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन या एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फार्मूला तो मैंने आपको दे दी, अब इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करके एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन या एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व और डिफरेंट सबस्टेंसेस की एंट्रोपी चेंजेस डिटरमाइन करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। I will take a question number 1। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। हमें डेल्टा एस ट्रांजिशन मालूम करना है फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस,
हमें एक प्रोसेस दी गई है, उसका हमें एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन मालूम करना है। देख लो, कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। हमें एंट्रोपी देखना है कितना बड़ा है या कितना कम हुआ है फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। प्रोसेस कौन सी है? अल्फा 10 has been converted into beta 10 at 1 atmosphere pressure, at 1 atmosphere pressure and 286 Kelvin temperature। अल्फा 10 बीटा 10 में कन्वर्ट हुआ है at 1 atmosphere pressure and 286 Kelvin temperature। और आपको एक चीज दिया गया है, गिवन एक चीज आपको दिया गया है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन दैट इज इक्वल टू 2090 जूल पर मोल। ये आपको दी गई है एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। देख लो बेटा, अल्फा 10 बीटा 10 में कन्वर्ट हुआ है। कब कन्वर्ट हुआ? जब हमने इसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया और 286 केल्विन टेम्परेचर दिया। अंडर दीज कंडीशंस अल्फा 10 बीटा 10 में कन्वर्ट हुआ। लेकिन और एक चीज दी गई है, और एक चीज दी गई है कि जब अल्फा 10 बीटा 10 में कन्वर्ट हुआ है, इसका जो 1 मोल है, अल्फा 10 का 1 मोल जो है, इसके 1 मोल ने पहले 2090 जूल्स पर मोल एनर्जी एब्सॉर्ब की है, तब जाके ये बीटा 10 में कन्वर्ट हुआ है। 1 मोल अल्फा 10 एब्सॉर्ब्स एनर्जी ऑफ 2090 जूल्स पर मोल की बात कर रहा हूं। 1 मोल ऑफ अल्फा 10 2090 जूल्स एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है एट दिस टेम्परेचर एंड एट दिस प्रेशर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बीटा 10। आपसे मालूम करने को क्या कहा गया है? आप इस प्रोसेस का डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज बताइए कितना हुआ है। सो डेल्टा एस ट्रांजिशन, डेल्टा एस ट्रांजिशन बेटा किसके बराबर होता है? डेल्टा एस ट्रांजिशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, मैंने अभी पढ़ाया था, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन? इक्वल टू 2090 and what is temperature given as? Temperature is given as 286 Kelvin divided by 286 Kelvin। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का यूनिट क्या है? जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स। और टेम्परेचर कितना है हमें? 286 केल्विन, 286 केल्विन। तो हमारा डेल्टा एस किसके बराबर आएगा? डेल्टा एस ट्रांजिशन 2090 divided by 286, the value comes out to be 7.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आपका आंसर यहां पे आ रहा है। यानी कि जब 1 मोल अल्फा 10 1 मोल बीटा 10 में कन्वर्ट हो रहा है by absorbing this much amount of heat at this temperature, during this conversion, entropy of the alpha 10 during the conversion, during its conversion to beta 10, इसकी एंट्रोपी कितनी बढ़ रही है? 7.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो इतनी एंट्रोपी यहां पे इसकी बढ़ रही है। सो दिस वाज इजी कंसेप्ट, जिसमें आपने देखा कि हम कैसे एक सबस्टेंस की एंट्रोपी चेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो मैंने यहां पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दे दी। इस वीडियो के एंड में याद रखिएगा, इस वीडियो के एंड में जब मैं वीडियो एंड करूंगा, इस वीडियो के एंड में मैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके साथ अटैच कर देता हूं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर दीजिएगा और अपनी नोटबुक पे नोट कर दीजिएगा अच्छे से, और कोशिश करिएगा कि आप खुद से भी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सको। सो हमें क्या दिया गया था? एक प्रोसेस दी गई थी, उसका टेम्परेचर भी दिया गया था, उस सबस्टेंस ने कितनी हीट एब्सॉर्ब करी वो भी दी गई थी। हमें खाली पूछा गया था आप इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज बताइए कितना हुआ। तो एंट्रोपी चेंज किसके बराबर होता है? हीट एब्सॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हीट एब्सॉर्ब्ड का वैल्यू दिया गया था और टेम्परेचर भी दिया गया था। और एक चीज याद रखिएगा, ड्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमेशा टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेना है।
अगर टेम्परेचर आपको सेल्सियस स्केल में दिया गया हो, यू ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन स्केल बाय एडिंग 273 to that value which is given in degree Celsius, so that it will be converted into Kelvin scale. I will be uploading this lecture very soon. Till then आप एक चीज करिएगा, ये लेक्चर देख के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, और इस एंड में जो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपलोड कर देता हूं वो भी नोट डाउन कर दीजिए, और आ जाते हैं हम सून नेक्स्ट लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज.